डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपको यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये इतिहास का सेकंड चैप्टर है। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सृजनात्मक कर दिया था। 18वीं सदी में पहला फ्रांस को समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा और यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इसकी चर्चा छिड़ गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान घटित घटनाओं ने फ्रांस सहित संपूर्ण विश्व के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों को एक नई दिशा प्रदान की। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप और एशिया सहित विश्व के भिन्न भिन्न हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों और शासन व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा होने लगी। इन्हीं चर्चाओं ने यूरोप और रूस में समाजवाद से संबंधित नए विचारों के उद्भव के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। अब संपूर्ण यूरोप में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। यूरोप के सभी लोग संपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों के पक्ष में नहीं थे। परिवर्तन पर सभी के अलग अलग विचार थे। अधिकांश लोग परिवर्तन के पक्ष में थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह परिवर्तन धीरे धीरे हो। परिवर्तन चाहने वाले में कुछ उदारवादी थे, कुछ रूढ़िवादी थे तथा कुछ आमूल परिवर्तनवादी थे, जिन्हें रेडिकल कहा जाता था। रूढ़िवादी क्या थे? कंजर्वेटिव्स थे, जो रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करते थे। यहाँ हम 19वीं सदी की कुछ प्रमुख राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या प्रभाव डाला। साथ ही एक ऐसी ऐतिहासिक घटना को देखेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का गंभीर प्रयास किया गया था। रूस में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवाद 20वीं शताब्दी के समाज का स्वरूप तय करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उसमें उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी सम्मिलित थे। समाज परिवर्तन के समर्थकों या पक्षधरों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र के समर्थक थे जहां सभी धर्मों का समान अवसर और सम्मान मिले। तत्कालीन समय में यूरोप के सभी देशों में सामान्यतः एक धर्म को ही अधिक महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, तो ऑस्ट्रिया और स्पेन की सरकारें कैथोलिक चर्च का समर्थक थीं। यह बात उदारवादियों के विचारों के विपरीत थी। उदारवादी वंश परंपरा पर आधारित शासकों की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध थे। उदारवादी प्रतिनिधित्व आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अधिकारियों के प्रभाव से स्वतंत्र हो और एक प्रशिक्षित न्यायपालिका कानूनों के शासन से लागू करवाने में सक्षम हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के भी वे विरोधी थे। वे उदारवादी तो थे, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के भी विरोधी थे। रेडिकल समूह के अंतर्गत आने वाले ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो जनता के बहुमत से सहमत बने हों। वे महिलाओं को मताधिकार देने के भी समर्थक थे। ये बड़े जमींदारों व संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी प्रकार की विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। रेडिकल निजी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे, किंतु केवल कुछ व्यक्तियों के पास संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोध अवश्य करते थे। रूढ़िवादी जो तबका था वह रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी के बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए
अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, पर बदलाव की प्रक्रिया धीरे हो। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन आरंभ हो गए। यूरोप के समाज में विद्यमान विभिन्न समूहों, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी की राजनीतिक रुचि एक नए युग की सूचक थी। इस समय नए नए शहर बस गए थे एवं औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत हो रहे थे। औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी और रेलवे का अधिक विस्तार हो चुका था। औद्योगिकरण के कारण स्त्री, पुरुषों और बच्चों सभी को कारखानों में काम करना पड़ा। काम के घंटे बहुत अधिक होते थे और उसका जो पारिश्रमिक होता था वो बहुत कम मिलता था। समाज में बेरोजगारी भी थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी होने के कारण बेरोजगारी और भी बढ़ जाती थी। शहर तीव्रता से बसते और फैलते चले जा रहे थे। इसके बदले आवास की समस्या होने लगी और साफ सफाई का काम भी कठिन होने लगा। उदारवादी और रेडिकल समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। उदारवादियों और रेडिकल समूहों की सामाजिक स्थिति काफ़ी अलग थी। तत्कालिक समय में लगभग सभी उद्योग निजी व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। रेडिकल समूह के बहुत से व्यक्तियों और उदारवादियों के पास अधिक संपत्ति थी, इसलिए इनके पास से बहुत लोग नौकरी करते थे। उदारवादियों और रेडिकल समूह के लोगों ने औद्योगिक क्रियाओं और व्यापार के द्वारा संपदा अर्जित की थी, इसलिए वे चाहते थे कि व्यवसाय, व्यापार जनित गतिविधियों और औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए। उदारवादी और रेडिकल जन्म से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों के भी विरोधी थे। इनका मानना था कि यदि प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार एवं अवसर उपलब्ध हों, तो जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का अवसर मिले तो समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। सन 1815 में यूरोप में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकाली क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयत्न करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के द्वारा ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। यूरोप में समाजवाद आ गया। क्यों आ गया? समाजवादियों का दृष्टिकोण क्या था? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, अर्थात वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को ठीक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही समस्त समस्याओं की जड़ है। समाजवादियों का यह भी तर्क था कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति है वे दूसरों लोगों को रोजगार तो देते हैं, किंतु मूल समस्या यह है कि धनवान व्यक्ति को केवल अपने लाभ से ही सरोकार रहता है। वे उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति का उत्पादनशील बनाते हैं। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? इसकी दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 में अमेरिका ने इंडियाना नामक स्थान पर नया समन्वय के नाम से एक नए प्रकार के समुदाय की रचना का प्रयत्न किया। कुछ समाजवादी यह मानते थे, वे चाहते थे कि सरकार सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। फ्रांस के लुई ब्लॉक 1813 से 82 तक में थे वे चाहते थे कि सरकार को पूंजीवादी उद्यमों के स्थान पर सामूहिक उद्यम यानी कोऑपरेटिव का बढ़ावा देना चाहिए। कोऑपरेटिव एक ऐसे लोगों का समूह थे जो मिलकर वस्तुएं बनाते थे और लाभ को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के अनुपात में परस्पर बांट लिया जाता था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के कुछ ऐसे ही तर्क थे। कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने समाजवाद के संबंधित कई नए तर्क प्रस्तुत किए। कार्ल मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए श्रमिकों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था या शासन को तहस नहस करना होगा। उनका ऐसा मानना था कि स्वयं को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए श्रमिकों को एक
पूर्णतः अलग प्रकार का समाज बनाना होगा जिसमें पूरी संपत्ति पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण और स्वामित्व हो। इस प्रकार के समाज को मार्क्स ने साम्यवादी कम्युनिस्ट कहा। मार्क्स को ऐसा पूरा विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष के अंत में जीत श्रमिकों की ही होगी और मार्क्स की दृष्टि में भविष्य का समाज साम्यवादी कम्युनिस्ट ही होगा। समाजवाद के लिए समर्थन भी मिला। 1870 के दशक में समाजवादी विचार संपूर्ण यूरोप में फैल चुका था। अपने प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के श्रमिक संगठन इसमें अपने सुधार लाने के लिए इन्होंने ही संगठन बनाया। जर्मनी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के रिश्ते बहुत गहरे थे, जिसके श्रमिक संगठन संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद भी किया करते थे। 1905 के दौरान ब्रिटेन के समाजवादियों व ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। 1914 तक समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। यद्यपि संसदीय राजनीति में समाजवादियों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीत रहे थे। इन्होंने कानून बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, किंतु सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल समूहों का निर्णायक प्रभाव बना रहा। इसके बाद रूसी क्रांति आ गई। यूरोप का सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 को अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए हम क्रांति पर नज़र डालते हैं। हम आगे पढ़ेंगे रूसी साम्राज्य। सन 1914 में रूस एवं उसके संपूर्ण साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र के अतिरिक्त वर्तमान का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड तथा यूक्रेन व बेलारूस के कुछ भाग रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। रूसी साम्राज्य प्रशांत महासागर तक विस्तृत था। वर्तमान के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य के अधीन थे। साम्राज्य के अंतर्गत आने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था और इससे अर्थव्यवस्था में तब्दीली हो गई, कुछ बदलाव हो गए। रूस के साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य पर आश्रित थी। तत्कालीन समय में यूरोप के किसी भी देश में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत इतना नहीं था। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार के लिए भी उत्पादन करते थे। उस समय रूस अनाज का एक सबसे बड़ा निर्यातक था। रूसी साम्राज्य में उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को मुख्य औद्योगिक क्षेत्र थे। रूस में बहुत से कारखानों ने 1890 के दशक से कार्य करना शुरू किया था और रेल नेटवर्क का तीव्र गति से विकास किया। इस प्रकार कोयला उत्पादन दुगना हो गया और इस्पात के उत्पादन में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ क्षेत्रों में कारीगरों और कारखाना श्रमिकों की संख्या लगभग बराबर हो गई। श्रमिकों में वर्ग के विभाजन हो गया। रूस में श्रमिक सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे, जो बहुत से श्रमिक शहरों में स्थायी रूप से बस चुके थे, लेकिन कुछ श्रमिक गांव के साथ भी अपने गहरे संबंध ताल्लुकात उनका था। श्रमिकों के मध्य योग्यता एवं दक्षता के स्तर पर भी बहुत अंतर था। सन 1914 में फैक्ट्री श्रमिकों में स्त्रियों की संख्या 31% थी, किंतु उन्हें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम पारिश्रमिक मिलता था। यह अंतर आधे से लेकर 3/4 तक था।
श्रमिकों में ये अंतर उनकी वेशभूषा और व्यवहार में भी था। विभिन्न विभेदों के होने पर भी जब किसी श्रमिक को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उनके मालिक को कोई शिकायत होती थी तो सभी श्रमिक इकट्ठे होकर हड़ताल कर देते थे। सन 1896 से 1897 के मध्य कपड़ा उद्योग में भी, सन 1902 में धातु उद्योग में भी बड़ी संख्या में हड़ताल आयोजित की गई। किसानों की स्थिति अधिक बदतर हो गई। गांव के अधिकतर भूमि पर किसान खेती करते थे। बड़ी संपत्ति पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का नियंत्रण था। श्रमिकों की भांति किसान भी बटे हुए थे। रूस के किसानों की स्थिति फ्रांस के किसानों जैसी नहीं थी। रूस के किसान यूरोप के अन्य किसानों की तुलना में इस दृष्टि से भी अलग थे कि किसान समय समय पर संपूर्ण भूमि पर कम्यून को सौंप देते थे। यह कम्यून ही प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार भूमि का वितरण करता था। ये कम्यून क्या था? रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन को एक मीर को एक सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। उस समय के कम्यून जो होते थे, जैसे हमारे यहाँ अधिकारी होते हैं, तो उन्हें ही उस समय मीर कहा जाता था। रूस में भी समाजवाद का फैलाव फैलने लगा। तत्कालीन रूस में सन 1914 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। सन 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया था। सरकार द्वारा मान्यता न मिलने के कारण इस पार्टी को एक गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ता था। रूस के समाजवादियों के एक समूह का एक मानना था कि रूस के किसान जिस प्रकार कम्यून के माध्यम से समय समय पर भूमि बांटते हैं, ऐसी स्थिति में रूस अन्य देशों की तुलना में पहले समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी बहुत सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। समाजवादियों में के मत में भिन्नताएं भी पाई जाती थीं। किसानों के बारे में सभी समाजवादियों की सोच एक समान नहीं थी। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। ऐसी स्थिति में भी सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। बोल्शेविक समूह के नेता व्लादिमीर लेनिन की यह सोच थी कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी बहुत अनुशासित होनी चाहिए, और मेंशेविक नामक दूसरा समूह यह मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि 1905 में क्रांति ने एक अपना अलग रूप ले लिया, जिसे उथल पुथल का समय कहा गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दूसरे यूरोपीय शासक राष्ट्रीय संसद के अधीन हो गए थे, किंतु रूस का निरंकुश जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जार को नियंत्रित करने के लिए उदारवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सन 1905 की क्रांति के समय उदारवादियों ने संविधान की एक ऐसी रचना कर समाजवादियों के दोनों दलों, सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और श्रमिकों के मध्य काम किया। रूस के श्रमिकों के लिए सन 1904 का वर्ष बहुत निराशाजनक रहा। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य इतनी तेजी से बढ़े कि वास्तविक वेतन से 20% तक की गिरावट आ गई। इस समय श्रमिक संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब सन 1904 में ही गठित की गई थी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, तो श्रमिकों ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी। वे हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के दौरान जब पादरी गेपान के नेतृत्व में श्रमिकों का एक जुलूस जार के महल विंटर पैलेस पहुंचा, तो पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 100 से अधिक श्रमिक मारे गए। लगभग 300 श्रमिक घायल हो गए और इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना गया। 9 जनवरी 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की गई, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगार शामिल थे। इसके बाद ड्यूमा का गठन हुआ। ड्यूमा एक संसद थी जिसका गठन 1905 के क्रांति
में प्रभावी सिद्ध हुई। जार ने ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी और सन 1905 की क्रांति के दौरान कुछ समय के लिए फैक्ट्री श्रमिकों को बहुत सी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी बनी। जार द्वारा ड्यूमा को केवल 75 दिन के अंदर पुनर्निर्वाचित ड्यूमा को केवल 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया गया। वस्तुतः जार अपनी सत्ता पर किसी प्रकार के नियंत्रण पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने मतदान कानूनों में परिवर्तन करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं की संख्या को बहुत अधिक बढ़ा दिया। तीसरी ड्यूमा से उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में चलिए आगे हम जानते हैं। सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ। पहले गठबंधन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। दूसरे गठबंधन में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। आगे चलकर इटली व रोमानिया भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। पहले विश्व युद्ध के शुरू होने पर इसे रूस की जनता का भरपूर समर्थन मिला। युद्ध लंबा चला। इस दौरान जार ने ड्यूमा से उपस्थित मुख्य पार्टियों से विचार विमर्श करना बंद कर दिया। धीरे धीरे जार को जनता का समर्थन भी कम मिलने लगा। रूस की जनता में जर्मनी के प्रति बहुत आक्रोश था। इसके कारण ही सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और रूस की पराजय हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के बहुत से सैनिक मारे गए। सेना की पराजय ने रूस की जनता का मनोबल तोड़ दिया। सन 1914 से सन 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस की सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। रूस की सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर दिया, जिससे दुश्मन वहां पे अपना डेरा न डाल सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख और अधिक शरणार्थी हो गए। इस स्थिति ने सरकार और जार दोनों को ही अलोकप्रिय बना दिया। युद्ध का उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। रूस के उद्योगों और अन्य देशों से आने वाले सामान की आपूर्ति बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक सागर में जिस रास्ते में विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का नियंत्रण हो गया। सन 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। देश भर में श्रमिकों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी मोटी इकाइयां भी ठप होने लगीं। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर भी प्रायः छोटे मोटे दंगे होने लगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। इसको फरवरी क्रांति का नाम कैसे दिया गया? पेत्रोग्राद शहर में श्रमिकों के आवास और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर था। बाएं किनारे पर उन्नत क्षेत्र, विंटर पैलेस और सरकारी भवन थे। फरवरी 1917 के श्रमिकों के क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई, जैसा कि आप पहले पढ़े हैं अभी। इधर संसदीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन जो चाहते थे, प्रतिनिधि ये चाहते थे कि निर्वाचित सरकार अपना काम करती रहे, इसलिए वे जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के प्रयासों का विरोध कर रहे थे। दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री में तालाबंदी और इसका प्रभाव पड़ने लगा और तालाबंदी कर दी गई। बहुत से कारखानों के हड़ताल पर नेतृत्व में स्त्रियों ने किया। उनका जो नेतृत्व था वो स्त्रियों ने किया। जब सरकारी भवनों को श्रमिकों ने घेर लिए तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। सरकार ने 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। 26 फरवरी को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट पर एकत्रित होने लगे और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालय पर धावा बोलकर उन्हें नष्ट कर दिया। क्रोधित सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैठक में अपने ही अधिकारी के ऊपर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने बगावत कर दी और इस प्रकार सिपाही और श्रमिक एक सोवियत का गठन करने के लिए उसी भवन में एकत्रित हुए थे जहां वह ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हो गया। रूस के इतिहास में पेत्रोग्राद सोवियत संघ का जाना अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने शासन चलाने के लिए
अब अंतरिम सरकार का गठन किया। संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने पर सहमति बनी। अब रूस के भविष्य का निर्धारण जनता करने लगी थी। जार द्वारा राजगद्दी छोड़ने के बाद जो अंतरिम सरकार बनी उसमें सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति निर्णायक भूमिका में थे। अंतरिम सरकार में सम्मिलित उदारवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लोग जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। अंतरिम सरकार द्वारा जनसभा करने और कि संगठन बनाने पर रोक को हटा दिया गया। निर्वाचन को पद्धति को प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं थी, किंतु पैतृगात सोवियत के आधार पर सभी स्थानों पर सोवियतें बनने लगी। बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन अप्रैल 1917 में रूस वापस आ गए। उनकी ये मांगे थी कि युद्ध समाप्त किया जाए, संपूर्ण भूमि किसान को सौंपी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेनिन की इन मांगों पर अप्रैल थीसिस के नाम से इनको जाना जाता है। भूमि पर नियंत्रण होने लगा। 500 सोवियतों ने रूस की सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे, जिनसे अंतरिम सरकार कमजोर हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में किसान अपने समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। भूमि के पुनर्वितरण हेतु भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों की प्रेरणा से प्रोत्साहन व जुलाई से सितंबर के मध्य किसानों ने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। 2 अक्टूबर की क्रांति के बाद बहुत कुछ बदल गया। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूर्णतः विरुद्ध थे। यही कारण थे कि अधिकतर लोगों को बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। इनका स्वामित्व प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में था और किसानों को इसमें पूरी छूट दे दी गई थी, जिससे वे उनकी दृष्टि से पर्याप्त हिस्सा छोड़कर अपने भवनों को छोटे छोटे भागों में बांट सकते थे। बदली हुई परिस्थितियों में बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया गया। 1918 में दूसरे राजनीतिक सहयोगों की सहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिस्टोवेस्क नामक स्थान पर जर्मनी से संधि कर ली। ट्रेड यूनियनों पर बोल्शेविकों के नियंत्रण रहता था, किंतु पार्टी द्वारा की जाने वाली सेंसरशिप के कारण बहुत से लोगों को पार्टी से मोहभंग होने लगा और गृह युद्ध शुरू हो गए। इसके कई कारण थे। बोल्शेविकों द्वारा भूमि पर पुनर्वितरण का आदेश दिया गया। वे रूस की सेना टूटने लगी, क्योंकि अधिकतर सैनिक किसान थे और भूमि पाने के लिए घर लौटना चाहते थे। इधर गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थक बोल्शेविक की नीतियों को पसंद नहीं कर रहे थे। सन 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतियों व ग्रीस का नियंत्रण हो गया। समाजवादी विचारधारा विकसित होते नहीं देख सकती थी। ये अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी शक्तियां रूस में इन को एकत्रित नहीं देख सकती थी। इसलिए रेड्स, ग्रीन, व्हाइट्स टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के कारण भूखमरी, लूटमार और डकैती जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। और बोल्शेविकों का अधिक जन समर्थन के कारण जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के अधिकतर भागों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो चुका था। रूस में शुरू हो चुके गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा। सामूहिकता को दिखाने के लिए बोल्शेविक जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल करते थे। विकास के लिए 5 वर्ष के लक्ष्य तय किए गए थे और पंचवर्षीय योजनाएं बननी शुरू हो गई थी। पहली 2 योजनाएं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थीं। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को तीव्र गति मिली। विकास का दूसरा पक्ष यह था कि निर्माण कार्य तेजी गति से हो रहे थे और श्रमिक बहुत दबाव में भी काम कर रहे थे। श्रमिकों को बहुत कठोर जीवन गुजारना पड़ रहा था। स्थलीनिवाद और सामूहिकीकरण का उदय हो गया। सन 1927-1928 के दौरान रूस के शहरों में खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई थी। सरकार ने खाद्यान्न की कीमतें तय कर दी थी। कीमत से अधिक मूल्य पर कोई अनाज बेच नहीं सकता था। किसान जब कम कीमत पर सरकार को अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। व्लादिमीर लेनिन के बाद बोल्शेविक पार्टियों का नेतृत्व करे स्टालिन ने इस स्थिति को सुलझाने के लिए कठोर कदम उठाया और सन 1928 में बोल्शेविकों के खरीद और खेतों का सामूहिकीकरण किया जाने लगा।
खेतों में सामूहिकीकरण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया गया कि अनाज को कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं और 1917 के पश्चात जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फिर सन 1929 में बोल्शेविक पार्टी ने सभी किसानों को कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। अधिकतर भूमि और कृषि उपकरण सामूहिक खेतों के प्रबंधन तंत्र को सौंप दिए गए, परंतु इन्हें सभी सरकारी जो भी पर इनको कोई लाभ जो होता था वो सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। सामूहिकरण का प्रभाव पड़ने लगा। सामूहिकरण के फैसले से किसान संतुष्ट नहीं थे। विरोध जताने पर उन्हें जानवरों को मारने लगे अपने, और जब पशुओं की संख्या भी 1/3 आ गई। तो सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों को कठोर दंड दिया जाता था। विरोध करने वाले किसानों का तर्क यह था कि न तो वे अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी हैं। तो उनके विरोधी विभिन्न कारणों से सामूहिक में काम करना नहीं चाहते थे। स्टालिन सरकार का विरोध का प्रभाव पड़ा। उसने सीमित स्तर पर स्वतंत्र रहकर खेती करने की व्यवस्था जारी कर दी, किंतु ऐसे किसानों को कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती थी। सन 1930 से 1933 में की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से अधिक लोग मारे गए। यह सामूहिकरण की सबसे बड़ी विफलता थी। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन से भी संतुष्ट नहीं थे। वे भी इसकी आलोचना करने लगे। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव बढ़ गया। रूस की सत्ता पर जिस तरह बोल्शेविक लोगों ने नियंत्रण किया था एवं जिस तरीके से उन्होंने शासन चलाया था, उससे यूरोप की बहुत सी समाजवादी पार्टियां सहमत नहीं थीं। एक बात अवश्य थी कि श्रमिकों ने राज्य की स्थापना की संभावना ने विश्व भर के लोगों में उम्मीद की किरण जगा दी थी। रूसी क्रांति से प्रभावित होकर बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। सोवियत संघ के अतिरिक्त भी बहुत से अन्य देश थे। प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट किए और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न में भाग लिया। कुछ विदेशों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब सोवियत संघ यूएसएसआर संघ के कारण समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। सोवियत संघ समाजवादी आदर्शों की अपूर्णता साबित हुई है। सोवियत संघ का शासन समाजवादी मूल्यों के आधार पर चल रहा था, किंतु बाद में देश के लोगों ने यह अनुभव किया कि सोवियत संघ की शासन प्रणाली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व के अन्य देशों में चल रही समाजवादी आंदोलन ने भी यह मान लिया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा बहुत कम रह गई थी। सोवियत संघ के लोग अभी भी समाजवादी आदर्शों का सम्मान करते थे, किंतु सभी ने देश में समाजवाद के संबंध में विभिन्न प्रकार से विस्तृत पुनर्विचार किया जाने लगा, बल्कि पुनर्विचार किया गया। इस प्रकार सोवियत संघ की शासन प्रणाली रूसी क्रांति के अनुरूप नहीं रह पाई। रूस एक महाशक्ति तो बन गया, लेकिन जनता को जो स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए थी वे उसे नहीं मिली। तो बच्चों, आपने यह अध्याय एक ही बार में इसको पूरा किया। आप इसे बार बार पढ़िए और बार बार समझिए, तभी ये समझ में आएगा। इसके साथ ही यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति आपने पढ़ा। धन्यवाद।